गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फिर देखेंगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937, कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन 1939, देशी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज कैबिनेट मिशन योजना 1946, संविधान सभा का गठन 1946, अंतरिम सरकार का गठन 1946, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता और विविध के भी प्रश्नों को हम लोग लेंगे। तो थोड़ा सा डीप स्टडी करिए, फिर आइए यहाँ पर और बताइए कि आपके कितने सही हुए। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 से जो प्रश्न बनते हैं वहाँ से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष, तो ये वर्ष 1934 में हुई थी। ये निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अब बात करते हैं संस्थापक कौन थे। तो देखिए इसके जो संस्थापक थे ना, ये ज़्यादा सही है। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अब 5वां नंबर प्रश्न पे हम लोग हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैंने पहले ही बताया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जय भी पढ़िए, पूरा नाम पढ़िए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये समाजवादी थे। नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम के तहत अब देखते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। यहाँ से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? देखिए, बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था कांग्रेस ने। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो ये है असम। उन्नीस सौ के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है, तो ये है 5। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो ये था बंगाल। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ये पंजाब में नहीं हुआ। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह का कार्यकाल था इनका। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। अब देखते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। हम लोग बात करें तो 1938 के सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी?
ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। हरिपुरा है गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी है जबलपुर में। अब जबलपुर कहाँ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जबलपुर तो बहुत कॉमन नाम है एमपी में। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे दूसरी बार। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ये हो गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। एक प्रश्न हमारा छूट गया कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ये किया था 1939 ईस्वी में। अब देखते हैं देसी रियासतों को। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये था भारत सरकार की तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1927 में। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? ये हुआ था 1947 में। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में विलय होना विलंबित किया, यानी विलय ही नहीं चाह रहे थे वो तो ये थे जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो ये योजना रखी थी पंजाब ने। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? ये था हैदराबाद। हैदराबाद दरअसल स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने उनको ज़बरदस्ती शामिल किया भारत में। ऑपरेशन पोलो ध्यान होगा, रजाकारों की फ़ौज लड़ी थी और इधर से भारतीय जवान लड़े थे। बहुत आसानी से रजाकार हार गए और इस तरह से हैदराबाद भारत का हिस्सा हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित चीज़ों को देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। ये समाप्त हुआ 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाइप पीते हुए शख्स को आप भूलेंगे नहीं, विंस्टन चर्चिल। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ये मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मांग की।
तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? ये किया था चौधरी रहमत वली अली व उनके मित्रों ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, ये विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो वो सरोजनी नायडू थी, इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं व्यक्त किया गया था, ये किसने कहा था? ये कहा था मौलाना आज़ाद ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में पारित किया गया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये कलीमुल्ला खां ने किया था। ये खली कुमजमा लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको एक बार फिर करेक्ट कर दूंगा ऑप्शन में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था। तो ये जो हुआ था ना, ये हुआ था लाहौर में। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें जो 1940 में हुआ था, तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बनते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य लगा के ही बोलेंगे क्योंकि उससे उपाधि याद रह जाती है लंबे समय में। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, ये थोड़ा सा सर्वोदय वाला जो मामला है ना, थोड़ा हिल जाता है क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण भी कई जगह पे इन्होंने ही बोला था। एक बहुत महीन सा उत्तर है, इसमें सही होगा महात्मा गांधी, ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने इसको बोला था इसलिए उनका नाम आ गया। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942 की। तो भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग था? तो ये था महात्मा गांधी जी के नज़र में। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था क्रिप्स मिशन। चर्चिल जी की नीयत जो थी ना, ये साफ नहीं थी, खास करके गांधी जी के प्रति और आज़ादी देने के प्रति। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ये पारित किया गया वर्धा में।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था बम्बई से। यह कथन हम भारत को दो या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? देखिए ये जुड़ा है, हाँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है ये नारा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे के साथ संबंधित है? ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये किया था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था, ये बनाया था महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ये थे राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ये चर्चिल थे, पाइप पीते हुए चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? तो ये थे लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, एक अमेरिकी पत्रकार था ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, बांकीपुर जेल में भेजा गया, बांकीपुर पटना में है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? कलकत्ता में बंदी बना के उनको रखा गया था। मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, दरअसल गांधी जी को बंदी बना के बम्बई में रखा गया था। मैंने टिक सही जगह पे लगाया, बोल गलत दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया उनको। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे, हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था उनको, तो वो कौन थे वो? तो देखिए ये शिव कुमार और रामानंद थे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली उनको। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। नेपाल में इन्होंने बनाया था आज़ाद दस्ता। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना लाए गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुण असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? देखिए अभी अभी है ये प्रश्न, क्या रिपीट होता है इस बुक में काफ़ी बार, तो चलिए अच्छा ही है। कई मामलों में अगर ये प्रश्न अगर आपको एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इसको मिस नहीं करेंगे।
तो इसका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अभी अभी हमने इसको देखा था, 2 बार देख लिया एक ही प्रश्न को। आज़ाद हिंद फौज को देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? ये सुझाया मोहन सिंह ने। ये मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी आज़ाद हिंद फौज का सुझाव। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये हुई 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो ये था मोहन सिंह। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ये आई थी सिंगापुर में। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस ने सहयोग दिया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। जय हिंद किसका नारा था? ये था सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद। जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब नारे थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक में हुआ था ये, ठीक है ना। और कटक जानते ही कहाँ है? उड़ीसा में है। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? राशिद अली को दिया गया था ये। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? मोहन सिंह ने नहीं किया। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? देखिए, भूला भाई देसाई ने अध्यक्षता की थी सभी वकीलों की। इतना जनाक्रोश था कि सबको तो छोड़ना ही था अंग्रेज सरकार को। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ये की थी सर टीबी सप्रू ने। अब कैबिनेट मिशन योजना 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? यह आया था कैबिनेट मिशन। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन ने किया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? देखिए, महात्मा गांधी पूरी तरह से कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
संविधान सभा का गठन 1946। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत गठन किया गया था इसका। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ये कैबिनेट मिशन योजना ने बोला था इसको। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला। ये संभाला जीवी मावलंकर ने। शब्दों के हेरफेर से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अंतरिम सरकार का गठन बात करते हैं 1946 की, तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। सितंबर 1946 में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। ये देखते थे आसफ अली। रेल मंत्रालय किसके अंदर था। आसफ अली के अंदर में था। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था। तो देखिए ये बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हुए थे और इससे पहले भारत के वित्त मंत्री रह चुके थे। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। ये बनाई बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। ये था 16 अगस्त 1946। अब बात करते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता की। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी ब्रिटेन यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। लेबर पार्टी की सत्ता थी। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी। फरवरी 1947 में की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। जुलाई 1947 में। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ये थी माउंटबेटन योजना। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था मतदान। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की।
संविधान सभा ने ग्रहण की ये सत्ता। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तां हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? ये गाया था MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था इसको उस समय में। बाद में उनको भारत रत्न भी मिला था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। गवर्नर जनरल ने की थी। हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, सिलेक्शन नहीं होता, उनका इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है उनका। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? थोड़ा सा इज्जत के साथ किताब में लिखना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे C राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये थे C राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय था, ये था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, ये थे BR अम्बेडकर, प्रथम विधि मंत्री। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, JB कृपलानी अध्यक्ष थे। एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही गया है लगभग पहले। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? देखिए फिर है, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, ऐसा लिखा रहता तो बढ़िया था। तो ये थे JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? देखिए ये बकवास बात तो R कोपलैंड ही बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये कहा था KM पनिक्कर ने। अब विविध से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न विविध वाले जो है ना टोटल 20 होंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं सेशन को तो इसको लाइक करिए, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैंने जितने सेट दिए हैं या जितने सेट मैं दूंगा उतना शायद सेट कोई नहीं देगा। मैं बहुत सारे सेट्स दूंगा, इतने दूंगा कि जी भर के प्रैक्टिस आप करते रहिए। कभी भी करंट का इसमें प्रश्न मैं सम्मिलित नहीं करता, वो अलग से देता हूँ क्योंकि वो तो लैप्स हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए सन्यासी विद्रोह जो है ना ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी पावना विद्रोह 1873 सही है, दक्कन किसान विद्रोह 1875, कोल विद्रोह 1870, ये सब सही है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखिए कॉर्नवालिस का संबंध नहीं है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से, ठीक है ना। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से, और लॉर्ड वेलेजली है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये बोला था GB मैकाले ने। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, ये है कालक्रम सबसे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
देखिए ये है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? तो ये 1856 ईस्वी, अवध का विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध नहीं था चिलियावाला के युद्ध के साथ। हेक्टर मोनरो बक्सर का युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर से युद्ध से संबंधित है। लेकिन ये वाला असंगत है, ये संगत नहीं है। निम्न युगों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, सही सुमेलित है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये सुमेल नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से और लॉर्ड डलहौजी व्यापकत सिद्धांत से। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से। लॉर्ड वेलेजली है सहायक संधि से। और लॉर्ड विलियम बेंटिक है 1829 का 17वां रेगुलेशन से। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल की घटना सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कर्जन नहीं था, है ना, रिपन ने इसको किया था, तो ये गलत, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन ये मैच गलत है। एल्बर्ट बिल रिपन लेकर गए थे, सही है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नायक का ताना भगत से रिलेशन नहीं था। अहोम का गोमधर कुंवर, संथाल के कान्हू और मुंडा का बिरसा ने नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह का बिरसा, संथाल विद्रोह का कान्हू, अहोम का गोमधर कुंवर ने। नायक विद्रोह का ताना भगत तो नहीं थे। कौन थे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे ही आएगा मैं भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या आपके द्वारा पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें कौन सा जोड़ा गलत है? महात्मा गांधी का द पायनियर से कोई रिलेशन नहीं था। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड लेकर आए। लोकमान्य तिलक केसरी, मौलाना आज़ाद अल हिलाल। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से संबंधित है, सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर का इंडिपेंडेंट से कोई रिलेशन नहीं था। बाल गंगाधर तिलक केसरी लेकर के आए। एनी बेसेंट न्यू इंडिया लेकर के, और दादा भाई नौरोजी रफ्त गुफ्तार लेकर के। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? बीजी तिलक केसरी, ये सही सुमेलित है। अब 48 नंबर में देखते हैं। उसका प्रधान संबल यानी प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति हैं, जैसे देखिए ऐसे महान व्यक्ति एक ही हो सकते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए
थियोसॉफिकल सोसाइटी का तो महादेव गोविंद रानाडे से कोई संबंध नहीं था। बाकी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो एनी बेसेंट और ब्लात्सकी वगैरह जो थे वो संबंधित थे, तो इसको लेके अलग कहानी है, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। ये गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने। बाकी सब सही सुमेलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो चलिए, हमने काफ़ी प्रश्नों को यहाँ पर देखा है और उम्मीद है कि टोटल जो है ना हमारे प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 750 प्लस हम डिस्कस कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को। तो मैक्सिमम प्रश्न जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। मैंने पर्याप्त करवा दिया है, इतने सेट्स करवा दिए हैं कि अगर आप उन सेट्स से संबंधित प्रश्नों को अगर घोटा मार लें तो आपका प्री जो है खास करके नहीं रुकेगा। बीपीएससी का कोई प्री नहीं रुकेगा, सीडीपीओ का भी प्री नहीं रुकेगा। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब तो बहुत छोटे एग्जामिनेशंस हैं। अगर यहाँ से अगर उसके लिए तैयारी कर ले तो समझिए जो एग्ज़ाम एकदम शानदार हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते ही रहेंगे और नए सेट्स को लेकर के आते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है ना और पक्की होती रहे। चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।